Good afternoon, students. How are you all? I hope you all are fine and you are doing your study very well at your home. Dear students, as we have discussed in previous lecture about the various methods to determine rate law, rate constant and order of reaction, in the same continuation we are going to study next method, that is third method, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। इससे पहले हम दो मेथड पढ़ चुके हैं। फर्स्ट इज ग्राफिकल मेथड यूजिंग डिफरेंशियल रेट इक्वेशन एंड सेकंड वी हैव स्टडीड द इनिशियल रेट मेथड। थर्ड मेथड इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि इसका नाम है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, दिस इज वेरी कॉमन मेथड। ये कॉमन मेथड होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के काइनेटिक्स को स्टडी करने के लिए। हम कंसीडर करते हैं कि एक रिएक्शन है Na, इट गिव्स द प्रोडक्ट्स। उसके बाद हम ऑलरेडी जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उन दोनों के लिए हम क्या कर चुके हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन को डिराइव कर चुके हैं। तो फर्स्ट जीरो ऑर्डर के लिए रिएक्शन जो है एक्सप्रेशन हमारा क्या था, K इज इक्वल टू 1/T और concentration A naught minus concentration of A. This is initial concentration of reactant. This is concentration of reactant left at any time T. This is left concentration, ये ध्यान रखना। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K is equal to 2.303 divided by T log A naught by A. इसका जो है सेम ऐसे एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं, K is equal to 1/T और हमारा जो होता है K इक्वल 2.303, KT इज इक्वल टू ln A नॉट माइनस ln A। ये एक एक्सप्रेशन ये भी आता है इसका फर्स्ट ऑर्डर का, बट हम यहाँ पर जो है इसी को लिखेंगे K इज इक्वल टू 2.303 log A नॉट बाई A। सेकेंड ऑर्डर का जो एक्सप्रेशन है हमने उसको डिराइव नहीं किया है, बट आपको याद रखना है, इट इज सिमिलर टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन बट रिवर्स है। तो देखो यहाँ पर K इक्वल टू 1/T है, 1/T यहाँ पर भी है, A नॉट माइनस A है, यहाँ पर उल्टा हो गया है 1/A माइनस 1/A नॉट। एक तो क्या हो गया रिवर्स हो गया और दूसरा जो है आगे पीछे हो गया है, A नॉट जो पीछे चला गया, A आगे चला गया। इसको हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस, हमारे सिलेबस में नहीं है, बट आपको याद रखना है। अब देखो इस मेथड की जो एडवांटेज क्या है कि the advantage of this method is that these integrated form of equation contain the concentration of reactant at different times. इन methods में different times पर any time पर concentration of reactant है वो expression में दिया गया है और these equations can be easily solved. इन इक्वेशन को आसानी से सोल्व किया जा सकता है, किसके लिए, k की वैल्यू के लिए, फ्रॉम द डाटा रन ऑफ वन एक्सपेरिमेंट ओनली। कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर रन वे में है, मतलब कि वो चल रहा है एक्सपेरिमेंट, तो चलते टाइम भी बीच में किसी भी पार्टिकुलर टाइम पर हम वैल्यू ऑफ के की जो है कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द एक्सप्रेशंस। ये जरूरी नहीं कि हर बार हमें इनिशियल कंसंट्रेशन लेकर के इसको करना होगा, किसी भी टाइम पर हम रिएक्शन के चलते दौरान भी हम उसको वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो मेथड है, इस मेथड को दो तरीके से यूज किया जा सकता है। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि ये जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशंस है इनसे वैल्यू के दो तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे हमने लास्ट टाइम जो एक एक्सपेरिमेंट का न्यूमेरिकल किया, एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4, ए और बी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी और इनिशियल रेट जो है वो आपको दिया हुआ था। तो ऐसे अगर हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंट गिवन हो तो उस एक्सपेरिमेंट के डाटा को हम क्या कर सकते हैं, 1 by 1 सभी एक्सपेरिमेंट, जैसे एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4 जितने भी एक्सपेरिमेंट हो किसी पार्टिकुलर रिएक्शन के, तो उन सभी एक्सपेरिमेंट को 1 by 1 जो है पार्टिकुलर ऑर्डर के लिए पुट करके देखेंगे। तो जिस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इंटीग्रेटेड इक्वेशन में k की वैल्यू हर बार कांस्टेंट आती है, तो दैट मींस जो गिवन डाटा है हमारे पास वो उसी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का होता है। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4 सभी का डाटा जो है इस इक्वेशन में पुट करने पर बार बार k की वैल्यू सेम आती है, तो इसका मतलब वो डाटा जो हमारे पास है दैट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बट इस मेथड की जो लिमिटेशन है वो लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन इज दैट दिस मेथड
इज हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि इसमें हमको बार बार वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, तब जाकर के हमें पता चलेगा कि वो फर्स्ट ऑर्डर का है या वो जी ऑर्डर का या फिर वो सेकंड ऑर्डर का है। इसी के अंदर हमारे पास सेकंड मेथड होता है ग्राफिकल मेथड। सेकंड मेथड इज ग्राफिकल मेथड। सो डियर स्टूडेंट, जो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर की जो केमिकल रिएक्शंस है, उनकी जो इंटीग्रेटेड रेट ला एक्सप्रेशन है, उनको अगर हम मॉडिफाई कर लें तो इस तरीके से हम उनको लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि जो भी हमारा रिजल्ट्स हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट के डाटा के रिजल्ट्स हैं, उनका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करने पर देखो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसका ग्राफ अगर प्लॉट करें y = mx + c स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, तो हमारे पास ग्राफ किसके बीच में बनेगा, कंसंट्रेशन A और T के बीच में बनेगा। तो ग्राफ किसके बीच में होगा, ग्राफ हमारा y एक्सिस पे क्या है, कंसंट्रेशन A, और x एक्सिस पे क्या रहेगा, T, और स्लोप देखो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। तो स्ट्रेट लाइन कैसे होगी, टॉप टू बॉटम होगी। इंटरसेप्ट की वैल्यू A0 है, तो हमारे पास ये आएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका A0, और स्लोप क्या है यहाँ से, स्लोप इज इक्वल टू -k। सेकंड है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में देखें ग्राफ किस किस के बीच में होगा, log A और T के बीच में होगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका log A, और यहाँ पे क्या जाएगा T, और इंटरसेप्ट क्या, स्लोप की वैल्यू यहाँ पर भी क्या है, नेगेटिव। तो ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा, ये ग्राफ सेम आएगा इसमें। यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी, log A0 इंटरसेप्ट की वैल्यू है, और स्लोप यहाँ से क्या आएगा, स्लोप इज इक्वल टू -k/2.303। इन द सेम वे अगर हम सेकंड ऑर्डर के लिए ड्रॉ करें, तो सेकंड ऑर्डर में देखें ग्राफ किसके बीच में है, 1/a, और यहाँ से क्या टाइम t, इन दोनों के बीच में ग्राफ है। और हमारा देखो स्लोप अब की बार कैसा है, पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्लोप होगा तो इक्वेशन जो ये स्ट्रेट लाइन होगी नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। कैसे जाएगी, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। और उस केस में क्या होगा, तो यहाँ से स्लोप की जो वैल्यू ध्यान से देखेंगे, स्लोप की वैल्यू क्या की पॉजिटिव है, तो हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन जो आएगी वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। अब y एक्सिस पर ये स्ट्रेट लाइन कहाँ से, यहाँ से शुरू होगी, यहाँ से शुरू होगी, ये डिपेंड करता है इंटरसेप्ट के ऊपर। यहाँ पर इंटरसेप्ट की वैल्यू है, तो इट मीन्स हम इसको यहाँ से शुरू कर देते हैं। तो दिस इज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, और इंटरसेप्ट की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 1/a0, और स्लोप क्या हो जाएगा आपका, स्लोप इज इक्वल टू k। तो इस मेथड से कैसे पता चल सकता है कि जो भी हमारे पास एक्सपेरिमेंट का डाटा है, उस डाटा का ग्राफ प्लॉट करेंगे, और ग्राफ प्लॉट करने के बाद स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर स्लोप और इंटरसेप्ट जिस भी ग्राफ के साथ मैच करता है, तो वही जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करता है। सो अवर नेक्स्ट फोर्थ मेथड इज हाफ लाइफ पीरियड मेथड। नेक्स्ट मेथड इज हाफ लाइफ मेथड। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने कैलकुलेट किया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ T हाफ इज इक्वल टू A0/2k होता है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए T हाफ 0.693/k होता है। सेकंड ऑर्डर के लिए हमने कैलकुलेट नहीं किया, बट हम डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जीरो ऑर्डर में A0 की पावर 1, फर्स्ट ऑर्डर में A0 की पावर है नहीं, A0 की पावर 0। सेकंड ऑर्डर में क्या होगा, A0 की पावर पहले देखो 1 है, फिर 0 है, फिर -1, फिर -2, इस तरीके से। तो हम जो जनरलाइज कर सकते हैं कि T हाफ और A0 की पावर में क्या रिलेशन है, A0 की पावर n-1 के बराबर होता है। तो n क्या है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। n की वैल्यू पुट करते जाओ, आपको पता चलता रहेगा कि T हाफ का A0 की कितनी पावर के साथ रिलेशन होता है। तो ये जो वैल्यू है, n की वैल्यू है, इसको दो तरीके से दो मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। कैसे कर सकते हैं, पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी यहाँ से आपने देखा T हाफ A0 की पावर n-1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट 1/A0 माइनस A0 की पावर n-1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करें कि दो डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन लेकर के n को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो T हाफ 1 हमने T हाफ 1 मान लिया, इसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू क्या होगी 1/A0 1। अब देखो A0 यहाँ पर बाहर है, यहाँ पर अंदर क्यों कर दिया है, क्योंकि अब यहाँ पर दो अलग अलग कंसंट्रेशन इनिशियल 1 और 2 दो अलग अलग हैं,
इनको डिफरेंशिएट करने के लिए ए नोट को अंदर कर दिया, तो ए नोट 1 पावर n माइनस 1। दूसरी बार में टी हाफ 2, तो 1 बाई ए नोट 2 n माइनस 1, दोनों को रिवर्स कर देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, ये ऊपर हो जाएगा ए नोट 2 n माइनस 1 ए नोट 1 n माइनस 1। अब पावर सेम है तो ए नोट 2 डिवाइड बाई ए नोट 1 पावर क्या हो गया n माइनस 1। ये क्वांटिटी किसके बराबर है, टी हाफ 1 डिवाइड बाई टी हाफ 2 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का लॉग लेंगे और फिर लॉगरिथम का फॉर्मूला अप्लाई किया, log a बाई b log a माइनस log b, log t हाफ 1 माइनस log t हाफ 2 इज इक्वल टू पावर आ गया जाएगी n माइनस 1, फिर यहाँ पर भी log का फॉर्मूला आएगा log a नोट 2 माइनस log a नोट 1। उसके बाद जो ये 1 है इसको हम क्या करेंगे, इस 1 को इस साइड में लेके जाएंगे, या फिर पहले ये जो क्वांटिटी है इसको डिवाइड में लेके जाएंगे, फिर 1 को लेके आएंगे। हमारे पास वैल्यू आएगी n की n इज इक्वल टू 1 प्लस log t हाफ 1 माइनस log t हाफ 2 डिवाइड बाय log a नोट 2 माइनस log a नोट 1। तो एक तो ये मेथड है कि जो भी आपका ग्राफिकल हाफ लाइफ पीरियड की जो भी डाटा है एक्सपेरिमेंट का उसको पुट करेंगे डिफरेंट कंसंट्रेशन पर और n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा मेथड है ग्राफिकल हाफ लाइफ पीरियड का ग्राफ जो है उसको ड्रॉ करके हम फिर स्लोप की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, तब हमें जो है पता चल जाएगा कौन सा ऑर्डर करेंगे। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में यहाँ से जो मैंने इक्वेशन है यहाँ पर देखो टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट बाई 2 के होते हैं। इसका मतलब है कि टी हाफ ए नोट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ए नोट की पावर 1 की। इसका मतलब ए नोट की पावर 1 और टी हाफ में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो जो हमारा जो स्लोप आता है वो क्या आएगा, हमारा यहाँ पर 1/2 के आएगा स्लोप, यहाँ पे क्या आएगा आपका 1/2 के। टी हाफ और ए नोट में ग्राफ प्लॉट करें 1/2 के आएगा यहाँ पर ग्राफ जो है। और नेक्स्ट जो है यहाँ पर देखें टी हाफ जो है 0.693 बाई किया है, ए नोट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, इसीलिए टी हाफ की वैल्यू क्या है वो कांस्टेंट है। और जो थर्ड है इसमें हमारे पास जो वैल्यू है टी हाफ इज इक्वल टू के इंटू 1 बाई ए नोट, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी हमारी वो स्लोप जो है किसके बराबर आएगा, के के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन मेथड, ओस्टवाल्ड आइसोलेशन। So last method is Ostwald isolation method. Dear student, this method is somewhat similar to initial rate method. ये मेथड थोड़ा सा initial rate method के जैसा है, बट आपको क्लियर डिफरेंस जो है पता होना चाहिए दोनों के बीच में क्या है। This method is used in case of large number of reactants, जहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट ज्यादा हो, 3, 4 या 5 इस तरीके से ज्यादा रिएक्टेंट हो, तो वहां पर ये मेथड यूज किया जाता है। ऑल रिएक्टेंट एक्सेप्ट 1 आर टेकन इन एक्सेस, एक रिएक्टेंट को छोड़ करके बाकी जितने भी रिएक्टेंट सभी को एक्सेस में ले लिया जाता है, और उससे क्या होगा, सो दैट चेंज इन देयर कंसंट्रेशन इज नेग्लिजिबल। अगर एक्सेस में ले लिया और उसमें से कुछ अमाउंट अगर यूज भी हो गई तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे बोलते हैं कि समुद्र में से जो है चिड़िया एक चोंच पानी का भर कर ले जाती है तो समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी तरीके से अगर लार्ज में एक्सेस अमाउंट में अगर कंसंट्रेशन को लिया है, अगर उसमें से यूज भी हो गई तो उसका इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। एंड रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली ऑन रिएक्टेंट टेकन इन स्मॉलर अमाउंट, तो रिएक्शन का रेट जो है सिर्फ उस रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा जो स्मॉल अमाउंट में लिया गया है। कंसीडर ए रिएक्शन, हम एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं N1A प्लस N2B प्लस N3C, और तीनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। और हम ये मान लेते हैं कि A के अकॉर्डिंग जो है जो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A जो है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A इज अल्फा, विद रिस्पेक्ट टू B इज बीटा, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू C इज गामा। तो रेट का एक्सप्रेशन क्या लिखा जाएगा, रेट इज इक्वल टू के A रेज टू पावर अल्फा, B रेज टू पावर बीटा एंड C रेज टू पावर गामा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब वही मेथड है, इसमें क्या करेंगे, फर्स्टली जो है वी विल टेक कंसंट्रेशन ऑफ B एंड C इन एक्सेस। अब की बार B और C की कंसंट्रेशन को एक्सेस में ले लेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन
इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर अल्फा। तो यानी कि बी और सी की कंसंट्रेशन को एक्सेस में ले लिया और ए की कंसंट्रेशन में चेंज कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग रेट विद रिस्पेक्ट टू ए आ जाएगा। सिमिलरली फॉर बी एंड सी क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर बी के इंटू बी की पावर बीटा हो जाएगा और के इंटू बी की सी की पावर गामा हो जाएगा। ओवरऑल रेट क्या लिखा जाएगा फिर, रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर अल्फा बी रेज टू पावर बीटा एंड सी रेज टू पावर गामा। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू जो है अलग अलग जब दो को एक्सेस में लेंगे, एक में चेंज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें रेट ऑफ रिएक्शन का पता चल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर रिएक्टेंट। फिर सभी को कंबाइन करके हम ओवरऑल रेट ला और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक छोटी सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो हमने लास्ट ईयर जो लेक्चर किया उसी सेम प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड है। इसमें आपको रेट ला, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर रिएक्टेंट, रेट कांस्टेंट की वैल्यू और इनिशियल रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड एल ये कैलकुलेट करना है। इसमें आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑल वैल्यूज आर गिवन इन सेम पावर, और सेम मेथड का यूज करते हुए आपने इसको जो है सोल्व करना है। अगेन थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।